रॉकी अपनी पत्नी जैस्मीन के साथ अपने दोस्त की पार्टी में जा रहा होता है कि तभी उसकी कार खराब हो जाती है। रॉकी अपनी गाड़ी को चेक करता है और अपनी गाड़ी खराब देखकर गाड़ी पर हाथ पटकते हुए बोलता है, डैम, इस गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था क्या? शिट! ओफो, रॉकी तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? यार ये गाड़ी खराब हो गई है, इतना कोहरा भी है, अब हम सचिन के घर कैसे जाएंगे? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत दिखती है। उस औरत को देखकर जैस्मीन उस औरत को रोकती है और उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी, हम लोगों को शामगढ़ गांव जाना है और हमारी कार खराब हो गई है, यहाँ पर कोई मैकेनिक होगा क्या? यहाँ पर तुम्हें कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। थोड़ी ही दूर पर एक स्टेशन आता है, तुम लोग वहाँ चले जाओ। ट्रेन से तुम लोग गांव जल्दी पहुँच जाओगे। थैंक्स डियर। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर रॉकी और जैस्मीन थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते और स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है। रॉकी और जैस्मीन दोनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। जैस्मीन को वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए जैस्मीन अपने पति से बोलती है, रॉकी बेबी, ये कुछ अजीब लग रहा है। देखो ना, यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये ट्रेन सही नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे कुछ नहीं है, यहाँ शायद कोई किसी को जानता नहीं है, इसलिए आपस में कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। जैस्मीन कुछ नहीं बोलती है और चुप होकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर टिकट चेक करने के लिए एक टीटी आता है। उस टीटी को देखकर रॉकी बोलता है, सर हमारे पास टिकट नहीं है, आप हमारा टिकट काट दो। कहाँ पर जाना है तुम लोगों को? बस थोड़ी दूरी जाना है, शामगढ़। वहाँ की टिकट नहीं कटती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अब रॉकी को भी थोड़ा डर लगने लगा और वो डरते हुए खुद से बोला, बड़ा अजीब किस्म का टीटी था। थोड़ी देर बाद उनको एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, कोई बचाओ, मदद करो। उस आवाज को सुनकर रॉकी बोलता है, जैस्मिन, तुम्हें किसी की आवाज सुनाई दी? हाँ हाँ रॉकी जी, मैं तो आपको कब से बोल रही हूँ, पर आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। वेट, मैं अपने दोस्त सचिन को बोलता हूँ। इतना कहकर वो सचिन को फोन करता है और उसको सारी बात बता देता है। ये सुनकर सचिन बोलता है, अरे यार, तू उस ट्रेन में क्यों बैठा? मुझे फोन कर देता, मैं गाड़ी भिजवा देता। वो कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि भूतिया ट्रेन है। तू रुक, मैं वहाँ आता हूँ। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में जैस्मीन वॉशरूम चली जाती है और जब वो वापस आती है तो मानो वो जैस्मीन नहीं बल्कि उसके भेस में कोई और ही था। रॉकी उससे बात करता रहता है, लेकिन जैस्मीन उसका कोई जवाब नहीं देती और जब रॉकी उसका हाथ पकड़ता है कि तभी जैस्मीन हवा में उड़ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर रॉकी डर जाता है। वो कुछ बोल पाता कि तभी जैस्मीन उड़ते हुए वहाँ से दूसरे डब्बे में चली जाती है और जब रॉकी अपने आसपास देखता है कि वहाँ के सभी लोग उस डब्बे में ही जा रहे होते हैं जिसमें जैस्मीन गई थी, तो एक आदमी से रॉकी पूछता है, अरे भैया, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? पार्टी हो रही है, वहाँ तुम भी चलो। उसका पीछा करते हुए रॉकी उनके पीछे जाने लगता है कि तभी सचिन का फोन आता है और वो उसको बोलता है, भाई तू ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच, मैं तांत्रिक के साथ रास्ते में ही हूँ। जैसे ही तू ट्रेन की चेन खींचेगा, मैं उस ट्रेन में चढ़ जाऊंगा। रॉकी ट्रेन की चेन खींच देता है और सचिन तांत्रिक को लेकर उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। रॉकी तांत्रिक को सारी बात बता देता है और अब वो तीनों उस डब्बे में जाते हैं जहाँ भूतों की पार्टी हो रही थी और जैसे ही वो तीनों उस डब्बे में पहुँचते हैं, वो देखते हैं किसी भूत की प्लेट में इंसान की मुंडी थी तो किसी भूत की प्लेट में इंसान का हाथ पैर था और दूसरी तरफ जैस्मीन की गर्दन पर वार होने ही वाला था कि तभी तांत्रिक उस भूत के राजा पर गंगा जल छिड़क देता है और भूत दर्द से कराहने लगता है।
तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तू कौन है और इन मासूम इंसानों की बलि क्यों देता है तू? नहीं बताऊंगा, और ये इंसान मासूम नहीं होते। नहीं बताएगा? मैं तुझे अभी भस्म कर देता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक कुछ भूतों के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है और वो सारे भूत जलकर मर जाते हैं और भूत के राजा पर भभूत फेंक देता है। और एक बार फिर भूत दर्द में कराहने लगता है और भूत का राजा बोलता है, बताता हूँ, पर हम सबको मत मारो। मेरी बेटी की शादी थी और हम सब अपने गांव जा रहे थे। भोला अपने परिवार के साथ गांव जा रहा था। सब बहुत ही खुश थे। भोला की बेटी उससे बोलती है, पिताजी, कल मेरी शादी है और मैं कल सबसे दूर चली जाऊंगी। आप लोग मुझे याद नहीं करोगे क्या? अरे मेरी बच्ची, तू कैसी बात करती है? वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन के आगे कुछ लोग धरना देकर बैठे होते हैं और जिस वजह से वो ट्रेन रुक जाती है। भोला ये बात जानने के लिए नीचे उतरता है। वो देखता है कि उन लोगों ने उस ट्रेन में आग लगा दी है। वो उन लोगों को रोकने जाता है, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको वहीं मार दिया। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन पूरी जल जाती है। तब से हम लोगों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। मेरी जवान लड़की थी, उसकी शादी थी, लेकिन अपने मतलब के लिए उन लोगों ने हम सभी को जिंदा जला दिया। अब हम भी उन इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम सब के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम इन सब को नहीं मार सकते हो। ये मासूम है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम इनको छोड़ दो। नहीं, हम इन सबको नहीं छोड़ेंगे। वो भूत अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और एक बार फिर भूत का राजा जैस्मीन को मारने के लिए तलवार उठाता है कि तभी तांत्रिक उन भूतों के राजा पर गंगा जल छिड़क देता है और उस गंगा जल से भूतों का राजा जलकर मर जाता है। जैसे ही भूतों का राजा जलकर मरता है कि धीरे धीरे सारे भूत अपने आप मर जाते हैं। वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। रात के समय जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। पूरे जंगल में कोहरा हो रहा था। जंगल की झाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई निकलकर बाहर आएगा। इतने घने जंगल में एक औरत रोते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। कितनी बदनसीब हूँ मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं इतने घने जंगल में कहाँ भटकूंगी? वो औरत बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से वो जंगल की तरफ रोते हुए जा रही थी। तभी उसे जंगल की झाड़ियों से आवाज आने लगती है, आजा, मेरे पास आ जाओ, हमारे पास आओ, हमने तुम्हें बुलाया है, हम तुम्हें आजाद करेंगे। वो औरत आवाज के पीछे आकर्षित हो जाती है और उसके पीछे चलने लगती है। चलते चलते वो जंगल के विशाल भूतिया ट्रेन घर तक पहुंच जाती है। तभी वो आवाज उससे कहती है, मेरे साथ चलो, हम तुम्हें आजाद करेंगे, आ जाओ अंदर, आ जाओ। वो औरत उस आवाज में खो जाती है, जैसे वो आवाज उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। जैसे ही वो औरत विशाल भूतिया ट्रेन घर के अंदर आती है, वहां कई सारे भूत खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। अब मुझसे और सब नहीं होता, मुझे खाना खाना है। वो सभी भूत मिलकर उस औरत को अपना डिनर बना लेते हैं और खा जाते हैं। जंगल के बीचों बीच इस विशाल ट्रेन घर के बारे में किसी को मालूम नहीं था, और जब भी रात के समय कोई जंगल के अंदर जाता था तो वो विशाल भूतिया ट्रेन घर के भूतों का डिनर बन जाता था और वापस लौट कर नहीं आता था। लेकिन इसके पीछे का कारण किसी को पता नहीं था। एक दिन विदेश से वीर प्रताप अपने गांव लौट आता है
और अपने पिता से कहता है, कितना अच्छा लग रहा है अपने गांव लौटकर, जैसे सुकून की सांस ले सकते हैं। लंदन में तो ऐसी ताजी हवा मिलती ही नहीं है। बेटा, गांव में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। पिताजी, एक बार गांव की सैर करके आता हूँ। वीर प्रताप गांव लौटने के बाद पूरे गांव की सैर करने जाता है, जिसके बाद वो अपने गांव के सभी लोगों से मिलता है और उनको प्रणाम करता है। उसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे काकी, ठीक हो ना आप? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं आपकी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा। अरे बेटा, तू विदेश से वापस लौट आया, इतना ही काफी है। वीर प्रताप का दिल बहुत ही साफ था और उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वीर प्रताप रात के समय जंगल के आसपास घूम रहा था। कितना घना जंगल है, ऊपर से इसके अंदर इतना कोहरा है कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। एक काम करता हूँ, आज रात जंगल की सैर करके आता हूँ। वीर प्रताप जंगल की तरफ जाने लगता है। इतने में उसके हाथ पर बनी घड़ी बजने लगती है। अरे, मेरा तो डिनर करने का टाइम हो गया। काम करता हूँ, अभी घर जाता हूँ और कल आकर इस जंगल की सैर करूंगा। ये सोचकर वीर प्रताप वापस अपने घर लौटने लगता है कि तभी जंगल से एक आदमी अधमरी हालत में भागता हुआ उसके ऊपर आकर गिर जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ जरा, किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? मुझे बचा लो मुझे। सब मिलकर मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे, मार डालेंगे मुझे। मैं उन लोगों का शिकार नहीं बनना चाहता, मुझे बचा लो। अरे, तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? होश में आओ और मुझे सारी बात बताओ अच्छे से। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। गुस्से में मैंने अपनी पत्नी को मारा था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर इस जंगल की तरफ चली गई थी। कई दिन हो गए लेकिन लौट कर नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा। जब मैं जंगल के अंदर गया तो मुझे मेरी पत्नी की आवाज आई। वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं उस आवाज के पीछे भागता रहा और भागते भागते एक विशाल ट्रेन घर के बाहर पहुंचा, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक था। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए मुझे उसके अंदर जाना पड़ा। अंदर जाने के बाद देखा तो कई सारे भूत मुझे डिनर बनाकर खाना चाहते थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। लगता है उन्होंने मेरी पत्नी को भी मार दिया। पागल हो तुम? लगता है सदमे में हो। ये भूत कुछ नहीं होते। निकाल दो अपने दिमाग से ये सब चीजें। हम लोग कल आएंगे और तुम्हारी पत्नी को जंगल में ढूंढेंगे। वीर प्रताप उस आदमी को देखता है तो उसके पूरे शरीर पर नाखून के निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने उसे बहुत नोचने की कोशिश की हो। वीर प्रताप उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसका इलाज करवाता है। अगले दिन वीर प्रताप जंगल में जाने ही वाला होता है कि तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है। बेटा, रुक जाओ, मेरी बात मानो, अंदर बहुत खतरा है। अगर तुम एक बार अंदर चले गए तो वापस लौट के कभी नहीं आओगे। भूतिया विशाल ट्रेन का घर तुम्हें अपना डिनर बनाकर खा जाएगा। इसके अंदर बहुत खतरनाक भूत हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हो? जो भी जंगल के अंदर जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? और ये भूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम होते हैं। तुम अभी नादान हो, तुम नहीं समझोगे बेटा। कुछ साल पहले की बात है। वो ट्रेन पटरी से उतर कर जंगल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन के सभी पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई थी। उन लोगों की आत्मा ट्रेन के अंदर ही कैद हो गई थी, जिसके बाद वो ट्रेन एक विशाल भूतिया ट्रेन में बदल गई। जो भी जंगल के रास्ते से गुजरता है वो भूत उसे अपनी आवाज में आकर्षित करके किसी तरह विशाल ट्रेन के घर के अंदर बुला लेता है और
उसके बाद वो इंसानों का डिनर बनाकर खा जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका कोई तो उपाय होना चाहिए, नहीं तो ऐसे हम अपने गांव के हर एक आदमी को खो देंगे। एक तांत्रिक बाबा है जो दूसरे गांव में रहते हैं। अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओ तो वो हमारे गांव को इस विशाल भूतिया ट्रेन के घर से बचा सकते हैं। वीर प्रताप फौरन बाबा को लेने निकल जाता है और उनसे कहता है, बाबा, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये काम बहुत मुश्किल है। वो भूत बहुत शक्तिशाली है। हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। मुझे और तांत्रिकों को इकट्ठा करना होगा। तांत्रिक बाबा अपने साथ और तांत्रिकों को लेकर आता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग और वीर प्रताप विशाल भूतिया ट्रेन के घर पहुंचते हैं। तभी ट्रेन के सभी भूत बाहर निकल कर आ जाते हैं। बड़े ही बेवकूफ हो तुम लोग, जो यहाँ हमारा खाना बनने के लिए आ गए। आज तो मैं पेट भर के डिनर करूंगा। इन बेचारे गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम इनकी जान ले रहे हो? हम सभी बहुत भूखे हैं और एक एक करके सबको खा जाएंगे। ये कहकर सभी एक साथ हमला करने वाले होते हैं। तभी सारे तांत्रिक मिलकर मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद भूतों की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तभी सारे भूत मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद विशाल भूतिया ट्रेन हवा में उड़ने लगती है और उसके अंदर से चमगादड़ निकलकर बाहर आते हैं। ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगती है। विशाल भूतिया ट्रेन का घर और भी ज्यादा भयानक दिखने लगता है। वो सब मिलकर तांत्रिकों को मारने ही वाले होते हैं। इतने में सभी तांत्रिक भूतों पर पवित्र जल डाल देते हैं, जिसके बाद भूतों की शक्तियां कम हो जाती हैं और भूतों के साथ साथ भूतिया ट्रेन जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल माँ के 2 जादुई लहंगे। चंदनपुर नाम का एक गांव था, जहां ललिता अपने पति राकेश और 2 बेटी रीमा और सीमा के साथ रहती थी। ललिता अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करती। एक दिन रीमा और सीमा अपनी माँ ललिता से कहती हैं, माँ, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, क्यों ना कहीं घूमने चले? हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले? हाँ मेरी बेटियों, हम घूमने चलेंगे, पर मैं पहले तुम्हारे पापा से पूछ लेती हूँ। वह शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात करती हूँ। चलो पहले तुम दोनों खाना खा लो। और फिर ललिता अपनी दोनों बेटियों को खाना खिलाकर सुला देती है। इधर राकेश रोज की तरह आज भी शराब पीकर आता है। आप समझते क्यों नहीं हो, हमारी 2 बेटियां हैं और तुम रोज शराब पीकर आते हो। वो रीमा सीमा घूमने की जिद कर रही हैं। आप कहो तो मैं उन्हें घुमा लाऊं कल? मेरा दिमाग खराब मत कर। एक तो 2 बेटियां पैदा की और अब तो इनकी ख्वाहिशें पूरी करने की बात कर दी है। पैसे कहाँ से आएंगे? तेरी बाप के घर से। इतना कहकर राकेश ललिता को धक्का दे देता है। ललिता का सिर दीवार में लगने के कारण ललिता मर जाती है और फिर ललिता एक चुड़ैल बन जाती है। ललिता के मरते ही राकेश दूसरी शादी कर लेता है ताकि उसकी दूसरी पत्नी से उसे बेटा मिल जाए। राकेश की दूसरी पत्नी रीमा और सीमा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उनसे नौकरों की तरह घर का सारा काम कराती। उनका स्कूल भी बंद करा देती है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही उन्हें कुछ ला कर देती है। एक दिन राकेश की दूसरी पत्नी विमला मार्केट जाती है और रीमा सीमा से कहती है, अरे ओ रीमा सीमा, मैं मार्केट जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम हो जाना चाहिए। अगर मुझे काम हुआ नहीं मिला तो मैं तुम्हें शाम को खाना नहीं दूंगी। हाँ माँ, हम घर का सारा काम कर लेंगे। माँ, आप मार्केट जा रही हो तो अगर हो सके तो हम दोनों के लिए आप लहंगा ला देना। हमारा बहुत मन हो रहा है लहंगा पहनने का। हमारी माँ थी तो वो हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देती थी। क्यों ना माँ, आप भी हमें लहंगा लाकर दे दो। महारानी की फरमाइशें तो देखो, पैसे क्या तुम्हारी माँ देगी? जाओ यहाँ से। इतना कहकर विमला मार्केट चली जाती है और इधर रीमा और सीमा अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर बहुत रोती हैं। माँ,
आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? ना तो पिताजी हमें प्यार करते हैं और ना ही हमारी दूसरी माँ हमें प्यार करती हैं। हमारा हाल तो नौकरों की तरह हो गया है। रीमा और सीमा को रोता हुआ देख वहां ललिता चुड़ैल आ जाती है और उस चुड़ैल को देख रीमा और सीमा घबरा जाती है। घर में अकेले होने के कारण वो चुपचाप वहां खड़ी रहती हैं। रीमा, सीमा, मेरी बेटियों, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें इस मुसीबत में देखते हुए चैन से मर भी नहीं पाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। और फिर रीमा और सीमा ललिता चुड़ैल से लहंगे मांगते हैं। ललिता उन्हें 2 जादुई लहंगे देती है और उनसे कहती है, रीमा और सीमा ध्यान से सुनो, मैं चुड़ैल बन गई हूँ। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ माँ, हम किसी को भी नहीं बताएंगे आपके बारे में। और फिर ललिता चुड़ैल वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां विमला आ जाती है और रीमा और सीमा के पास इतने महंगे लहंगे देख उनसे बोलती है, अरे ओ कलमुही, इतने महंगे लहंगे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरे पीछे घर में चोरी तो नहीं की? बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी मारूंगी। विमला को मारते देख वहां रीमा और सीमा की माँ ललिता चुड़ैल आ जाती है। ललिता चुड़ैल रीमा और सीमा को तो दिख रही थी पर विमला को नहीं दिखती है। जिस डंडे से विमला रीमा और सीमा को मार रही होती है उसी डंडे से ललिता चुड़ैल विमला को मारने लगती है। अपने आप डंडा चलता हुआ देख विमला बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और बोलती है, कौन है? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझसे पूछ रही हो क्यों मार रही हूँ? तू इन मासूम बच्चों को क्यों मारती है? इन पर इतना अत्याचार क्यों करती है? अगर तूने मेरे बच्चों पर अत्याचार किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माफी मांग इनसे। राकेश जी, मुझे लगता है हमारे घर में कोई काली शक्ति है। अरे विमला, तू पागल हो चुकी है। चल, तेरे कहने पर मैं पहाड़ी बाबा को बुला कर लाता हूँ। और फिर राकेश पहाड़ी बाबा को अपने घर लेकर आता है और सारी बात बता देता है। कौन है घर में और इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? मुझे तो इस राकेश ने पहले ही मार दिया है और अब इसकी पत्नी मेरी बेटियों को इतना परेशान करती है, इन्हें मारती है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम? मैं ललिता हूँ, राकेश की पहली पत्नी। इसने मुझे धक्का देकर मार दिया था। मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाऊंगी, पर उससे पहले राकेश और उसकी दूसरी पत्नी विमला को, मेरी बेटियों को अपनाना होगा और उस पर अत्याचार करना बंद करना होगा। ललिता, हम इन्हें अब कोई भी परेशानी नहीं देंगे। हमें माफ कर दो। ललिता, हम इन्हें अब कोई भी परेशानी नहीं देंगे। हमें माफ कर दो। जिसके बाद ललिता चुड़ैल अपनी दुनिया में वापस चली जाती है और इधर राकेश और विमला रीमा और सीमा को प्यार से पालने लगते हैं।